हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर। अभी देखो हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं। एनसीईआरटी तो हम करते चलेंगे, लेकिन अभी हम ये प्रीवियस ईयर भी देखते हैं। 10 पेपर सॉल्व करेंगे। आज पहले हम 2020 का कर रहे हैं, फिर 2021 के जितने हुए हैं वो देखेंगे ऑनलाइन के पेपर्स, और 2022 के देखेंगे, और 2023 के जितने हुए हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ पहला क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला कथन दिया है, चोल मंदिर जो था धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और दूसरा कथन दिया है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो सही तो दोनों है। देखो हमने ये पढ़ा है ना, अभी हमने चोल के बारे में पढ़ा था क्लास 7 के बारे में, 7th वाले एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण थोड़ी है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब ए बी दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। देखो, द्रविड़ शैली में निर्मित चोल कालीन मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। इन मंदिरों के भीतरी भाग, देखो इन ये सब भी पूछ लेगा भाई। देखो, इन मंदिरों के भीतरी भाग को क्या कहते थे? गर्भगृह में देवी देवताओं की काष्ठ मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इसके अलावा इन मंदिरों में कुछ प्रतिमाएं राजा एवं भक्तों की भी होती थी। मतलब इसमें देखो राजा का भी होता था, और जैसे राजा का भी हो गया और भक्तों की भी हो गई। राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजा के को देवता के रूप में प्रचारित करना था। मतलब कि ये जो राजा की मूर्तियां स्थापित करते थे, बस ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे जो देवता हैं मतलब कि राजा के बराबर हैं, और फिर राजा जो है वो देवता के बराबर है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों के समय में तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। हाँ देखो, ये एकदम सही है। तवारीख के जो लेखक थे ना, ये तो रहते, देखो पहले तो ये देख लो कि ये लोग जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाते थे, और उनके विचार से सभी लोग नहीं, देखो उनके विचार से सब लोग नहीं सहमत थे। उनके विचार से सब लोग नहीं सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जन्म से अधिकार, उन्हें सब कुछ तो नहीं मिला था, मतलब अच्छे जन्म मतलब कुल में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी। तो सब इनसे ज़्यादा वो नहीं थे, प्रभावित मतलब नहीं थे। तो देखो ए, इसका ऑप्शन यही होगा, ए सही है परंतु भी गलत है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज एवं व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं थे। तो ये बात तो सही है, उनके विचारों से सब लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। अगला जो है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। पहली बात तो रजिया ने ये मतलब नहीं, पुरुषों जैसा अपना नाम नहीं लिखवाया। ये दूसरी रानी थी, उन्होंने लिखवाया था। रजिया अपने अभिलेखों में लिखवाया कि वो इल्तुतमिश की बेटी हैं। ये नहीं लिखवाया है कि मतलब पुरुषों होने जैसा। हाँ, वो मतलब शासन करने जाती थी तो पुरुषों के भांति कपड़े पहन के जाती थी, कैप मतलब जो टोपी वगैरह होता था ना, उसको लगा के जाती थी। कथन, लिंग तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष और स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ। देखो, तवारीख के लेखक जो थे ना, वो पुरुषों को श्रेष्ठ मानते थे, स्त्रियों को नहीं, इसलिए वो रजिया को हटाना चाहते थे। तो इसमें स्पष्टीकरण देखो, क्योंकि ए गलत है, ए जहाँ पे गलत हो, ए सही नहीं, ऑप्शन डी सही है। ए गलत है किंतु बी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। सल्तनत काल। सल्तनत काल में तवारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जैसे मिनहाज ए सिराज, जो 13वीं शताब्दी का फारसी इतिहासकार था। जो मिनहाज ए सिराज था 13वीं शताब्दी का फारसी इतिहासकार, उसका विचार था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। मतलब इसने बोला था कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुष के अधीन रहें। रजिया ने अपने अभिलेखों में सिक्के पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि काकतीय, देखो याद रखना, काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था ना। ए गलत था, बी सही था। देखो, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गए हैं तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही देखना है, और बाकी जो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं उसको बस आप देखते जाइएगा ताकि क्वेश्चन आराम से आप कर ले। अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल, मतलब देखो अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार का शासन का सिद्धांत बनाया था। ये सही है, क्योंकि अकबर जो था ना वो सभी धर्मों का मतलब रिस्पेक्ट करता था। और कथन, विभिन्न विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श अकबर की समझ बनी कि जो मतलब कि जो विद्वान धार्मिक रीति मातधा पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। मतलब जब अकबर बहुत सारे लोगों से मिला और मतलब जितने वो विचारक थे या फिर लोगों से विचार विमर्श किया, तो देखा कि जो
जो लोग एक ही धर्म को मानते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है और ए बी का कारण है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों और जरूस धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना जो बनवाया था, उसने धर्म के मामले में चर्चा की। इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। इस विचार विमर्श से अकबर की यह समझ बनी कि जो विद्वान मतलब कि धार्मिक रीति रिवाज और मान्यता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा कर देती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो इसका राइट आंसर जो था ए बी दोनों सही था और सही स्पष्टीकरण ए का जो था मतलब कि कथन का ए का बी था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध ज्यादा सरल हो गए। नहीं, देखो ज्यादा सरल नहीं हुए थे, कठिन हो गए थे। जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। जनजाति समाज जो था वो कई मतलब असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो जनजाति समाज जो था ना वो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। लेकिन दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल नहीं, कठिन हो गया, दिन पे दिन ये बढ़ता गया। तो जिसमें ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी में ए गलत है और बी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। भारतीय महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ग के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाव दिए गए नियम बड़े राज्यों के राजाओं को द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल श्रेणीबद्ध मतलब समाज जो था जटिल होता गया, क्योंकि ऊंच नीच का भावना बढ़ता गया। जो मतलब कि अच्छे कुल में पैदा होते थे उनको अच्छा पद दिया जाता था और जो मतलब कि बहुत नीचे वर्ग में पैदा होते थे उनको कामगार वगैरह इस तरह से रखा जाता था। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मतलब कि वहाँ पे दूसरे तरह के भी समाज मौजूद थे। जैसे उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। देखो जो ये जनजाति लोग थे ना, ब्राह्मणों के द्वारा नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। वे कई असमान वर्गों में विभाजित और ना ही तो मत देखो वो मतलब ये सब मानते नहीं थे, इसीलिए वो कोई भी मतलब असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे, एक ही चीज को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं के एक संघ बनाने का आह्वान किया था। ये तो एकदम सही है, क्योंकि बहादुर शाह जो था ना 1857 की जब क्रांति हुई थी ये मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक, 10 मई को शुरू हुई थी। लेकिन इसमें इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से स्थित मतलब रातों रात पीड़ित बगावती के पक्ष में बदल दी। मतलब देखो जब इन्होंने इसका सपोर्ट करने का 1857 की क्रांति का सपोर्ट करने का मतलब ये लिया जिम्मा कि हम इसका नेतृत्व करेंगे, तो जितने लोग थे सब सपोर्ट में आ गए थे और फिर उसके बाद अंग्रेज जो थे ना वो डर गए थे। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों को सुनिश्चित है, मतलब कि दोनों सही है। 1857 के समय मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली की तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और लाल किले के पास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वो जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। और बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान किया। जब बहादुर शाह ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति जो थी रातों रात बदल गई। तो ये दोनों सही है। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, फिर बहादुर शाह जफर को मतलब कि दिल्ली से निकाल के रंगून भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने वहां उनको रंगून भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें हमें बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसमें ऑप्शन दिया है और कौन सा सही है कौन सा गलत इसमें पूछ रहा है बस। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। हाँ, विद्यासागर जो थे ना उन्होंने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जिनके हस्बैंड की मतलब जल्दी डेथ हो जाती थी, फिर जो विधवा हो जाती थी उनके साथ बहुत गलत भी होता था और लोग उनको मतलब कि बहुत बुरी नज़रों से देखते थे। इस तरह की मतलब कोई अच्छे काम में उनको आने नहीं देते थे। अभी भी कहीं कहीं पर ये है। तो विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। प्रार्थना मतलब ये तो सही है, इसमें गलत पूछ रहा है ना। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों नहीं, प्रार्थना समाज जो था ना केवल हिंदू ग्रंथों पे नहीं दिया था जोर, इन्होंने सब पे जोर दिया था। जैसे कि
ईसाई धर्म वगैरह हो गया, ये सब पे जोर दिया था, तो ये गलत है। इसमें गलत पूछा तो गलत का आंसर गलत होगा। हम इसको देख लेते हैं। पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। देखो ये सब याद रखना, ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है लगाने के लिए। और ऑप्शन डी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों को नए कानून बनाने की में मदद मिली, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत होगा। अब इसका हम देखते हैं वो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में दिए गए विकल्पों का विकल्प बी जो है वो गलत है। मतलब ये बी जो है वो गलत है, क्योंकि समाज मतलब कि प्रार्थना समाज जो था केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार की विमर्श नहीं की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में की गई थी। इस संस्था में प्रमुख उद्देश्य जो था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पात का विरोध, देख रहे हैं ना आप, जाति पात का विरोध भी था, पुरुष तथा स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि का कार्य करना था। तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो हम लोगों को पता है तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना राज्य पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब वो 2 जून 2014 को अलग हो चुका है। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, यानी उसकी राजधानी हैदराबाद है। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे संचार माध्यम से मतलब कि इसमें संचार माध्यम के बारे में दिया है। इससे संचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। देखो ये तो सही है, पहुंचाना चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण से समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, नहीं, ये तो मुझे गलत लग रहा है। देखना अभी मुझे क्या मतलब कि सही है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा, हाँ देखो, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों तक सूचना भी पहुंचानी चाहिए, लेकिन इसे जो है विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम देनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो जिसमें ये गलत है वही मतलब गलत होगा। तो इसमें सही पूछा है ना, तो सही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, केवल 1 और 2 3 सही है। इसका राइट आंसर है केवल, देखो जहां पे आपको दूसरा गलत, जिस ऑप्शन में दूसरा उसको कट कर दो, 3 ऑप्शन कट गए, एक हमें मिल गया, तो हमारा ये सही हो गया। देखो लोकतंत्र में देश और में संसार के बारे में समाचार देने में उनमें होने वाली घटनाओं का चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं। देखो संचार से ही हम जान सकते हैं ना, जैसे अभी देखो हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो तभी तो हम जानते हैं, संचार के माध्यम से ही तो जान रहे हैं ये चीज़। देखो प्रजातंत्र में संचार के माध्यम की भूमिका, अगर मान लो वो ऑप्शन में नहीं दिया, ये दिया, तो ये सही रहे, क्योंकि सही हमें ढूंढना है। संचार माध्यमों से नागरिक यह जान सकते हैं सरकार किस प्रकार काम कर रही है। संचार माध्यम से निश्चित करने की किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार का संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। यह सरकार की नीतियों का समालोचन करते हैं, वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष के हेतु मंच प्रदान करते हैं। तो ये चारों याद रखिएगा आप लोग, और वो 2 जो था। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, मतलब कि रूढ़िवादी चित्रण का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए, जैसे महिला पुरुष में अंतर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं कर रहा है। लिपस्टिक के विज्ञापन पे एक महिला का मेकअप करना, ये तो कर रहा है, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं लिपस्टिक महिलाएं ही बस लगाती हैं। विज्ञापन में एक महिला के पति के द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, मतलब कि एक महिला जो है उसको उसके पति ऑफिस छोड़े, क्योंकि ये लोग सोच रहे महिलाओं को अकेले जाने नहीं दे, तो ये सब जो है ना वो जो है लिंग भेद कर ही रहे हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, देखो ये सही है, क्योंकि इसमें ये स्पोर्ट्स जूता जो है उसमें एक लड़की जो है फुटबॉल खेल रही है, यही तो है उसका उदाहरण, मतलब कि इसमें लिंग भेदभाव नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह का चाय बनाना, देखो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं महिलाएं जो हैं वही घर का काम करती हैं, तो जो महिलाओं से चीज जुड़ा हो ना, देखो लिंग भेद करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षण ए बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। देखो ये महाद्वीप, यह विश्व का सबसे छोटा, अब देखो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ना हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरी तरह जो है ना हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो किसकी बात हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हो रही है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरी महाद्वीप पर फैला है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं।
सौर मंडल, देखो सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है, देखो हम सौर, अगर मान लो हमारा सौर मंडल ये है, और आप देखो ध्यान से समझना, सौर मंडल हमारा ये है और यहाँ पे हमारा बुध है, तो बुध को जो ये करता है ना परिक्रमा, वो बहुत कम टाइम में करता है, लेकिन ये जो लास्ट में हमारा जो होता है वरुण होता है ना, वो उस बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इससे आप समझ सकते हो, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सौर मंडल से दूर जाएंगे ना, तो इसका परिक्रमा करने का होगा वो अपने आप बढ़ती जाएगी, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। नहीं, ये नहीं है, सूर्य के बहुत नज़दीक गैस जो है तरल पदार्थ से बने होते हैं, सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। नहीं, देखो हमें इसमें सही ढूंढना है। तो ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, देखो बढ़ती जाएगी, जैसे हम जैसे जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ये मान लो ये हमारा सन हो गया, तो इस मतलब ये हमारा सन हो गया, और उसके बाद से ये वरुण हो गया, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जैसे हम दूर होते हैं तो परिक्रमा करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती। हमें इसमें कल्पना करने के लिए बता रहे हैं, अगर पृथ्वी हमारी जो है, जैसे ऐसे देखो पहली बात तो याद रखना, पृथ्वी हमारी जियोइड शेप की है, और ऐसे देखो ये शेप तो प्रॉपर नहीं बन रहा है मुझसे, ऐसे झुकी नहीं होती, तो झुकी नहीं होती तो क्या होता, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती, जो प्रदीप्त वृत्त है और देशांतर रेखा जो है एक दूसरे से मिल जाती, ये तो एकदम सही है। देखो जब जहाँ ऑप्शन ए सही देख रहा है ना, तो पहले आप कट करना है तरीका सीख लो, इसमें ऑप्शन ए में ये नहीं है, ये नहीं है, तो दो ऑप्शन तो फटाक से कट गया। अब हमारे दो ऑप्शन बचा हुआ है, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांश रेखी एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से मिल जाती, नहीं, कैसे प्रदीप्त वृत्त और अक्षांश रेखी एक दूसरे से कैसे मिलती, नहीं मिलती, तो ये भी गलत है। जहाँ पे देखो ये नहीं सॉरी, एक सेकेंड, देखो हमने जब देखा ये तो हमारा सही है, जिसमें ए नहीं था वो कट गया, तो हमारा बी से कोई मतलब ही नहीं था, ये भी गलत है। किसी भी क्षेत्र में विशेष कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये सही है। देखो क्योंकि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है और ये अपने अक्ष पे घूमती रहती, तभी तो जो मौसम में परिवर्तन होता है, तो ये सही है। तो जिस ऑप्शन में सी और मतलब ए नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में सी नहीं था, तो इसका राइट आंसर में ऑप्शन सी मिल गया ना, इसमें ए और सी गलत है। यदि पृथ्वी अपने कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा राइट पूछा है ना आंसर, तो ए और सी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में, भारत में जो शरद ऋतु है उसके संदर्भ में कथन ए बी पर विचार कीजिए, मतलब ठंडी वाली जो ऋतु है उसके बारे में पूछ। इस मौसम को दक्षिण और पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, नहीं, इस मौसम को दक्षिण और पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता है। देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है कौन सा सही है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर, नहीं भाई देखो इस मौसम में जो पवन होती है ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, अरब सागर में नहीं। यह मौसम मानसून के आने से तथा आगे बढ़ने का मौसम है, नहीं ये भी नहीं है। देखो जो मौसम होता है ना हमारा लौटते टाइम लास्ट में जब जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करता है, सितंबर के टाइम में हमारा जो मानसून है वो लौट जाता है, तो इसमें ये देखो तीनों गलत था, तो इस जहाँ पे तीनों गलत हो ऑप्शन में 1 2 3 ये, हाँ ऑप्शन देखो ये है जो हमारा बी, ये गलत है, 1 2 3 ये तीनों गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती है। शरद ऋतु में मानसून लौटने का मौसम है, शरद ऋतु जो है मानसून लौटने का समय है। इस मौसम में पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस भारत में शरद ऋतु के संबंध में दिए गए तीनों कथन गलत है, मतलब देखो तीनों कथन गलत थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है नदियाँ, सुंदरवन डेल्टा का, देखो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, पहले बात तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई जो है 25 याद रखिएगा किलोमीटर है। अगर आप एनसीईआरटी की क्लास की होंगे आपको वैसे भी याद हो गया। तो नदी जो सुंदरवन डेल्टा जो है ना विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती है, और ये मतलब जब बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती है वहीं पे बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ये बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, और यहीं पे सुंदरी पेड़ भी मिलते हैं, आप लोग ये भी याद रखिए, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर वायुमंडल परतों की पहचान करिए। कौन सी वायुमंडल की बात कर रहा है,
अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। हाँ, ये बताओ, देखो कौन सा ऐसा परत है जिसमें अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड तुरंत जल जाता है? तो ये हमारा जो मध्य मंडल है, इसी में जैसे प्रवेश करता है वो जल जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा है एनसीईआरटी में क्लास 7th में। और इसके बाद दूसरा दिया, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखो ये परत जो हो गया, ये देखो हमारा क्षोभ मंडल हो गया, नहीं देखो ये हमारा क्षोभ मंडल हो, सबसे पहले हमारा देखो समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल ना। सबसे पहले हमारा जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, शायद एक सेकेंड मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो मंडल होता है ना, याद रखिएगा, अभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारा देखो सबसे मतलब पहला मंडल है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर 3rd नंबर पे मध्य मंडल। तो जैसे ही मतलब इस मध्य मंडल में हम लोग पहुंचते हैं, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है ना वो घटता जाता है। तो इसका ये किसकी बात कर रहा है? तो ये हम आपको पहले बता दिया मध्य मंडल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। देखो समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। सबसे पहला क्षोभ मंडल हो गया हमारा। देखो ये वायु मंडल की परत को आप लोग ऐसे करो, छोड़ो कल की बात, तो 6 से हो हमारा। जैसे अब क्षोभ मंडल होगा उसके जस्ट ऊपर समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, ठीक है। फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। मध्य मंडल वायु की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली। ये सब याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। देख रहे हैं ना आप, लाइन टू लाइन पूछ ले रहा है कहीं से भी। आतपन का संबंध किससे? देखो आतपन का संबंध हमने पहले ही पढ़ चुका है। आतपन या सूर्यताप दोनों एक ही है। ये सूर्य ऊर्जा के साथ, मतलब सूर्य ऊर्जा के साथ इसका संबंध है, सोलर एनर्जी के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसको देखना है उचित विकल्पों के साथ इसका मिलान करना है। कौन सा पेड़ पौधा कहाँ पे होता है, हमें उसको देखना है। देखो शंकुधारी वन जो होते हैं ना, वो हमारे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो जहाँ पे 1 का 3 दिखे ऐसे लगा ले ताकि हम भूले नहीं। भूमध्य सागरी वनस्पति क्या होती है? हमारा भूमध्य सागरी वनस्पति जो होता है महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारा होता है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? आईवी, ठीक है, आईवी हो जाएगा। इसका ये हो गया। शंकुधारी का हमारा ये 3rd हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये दो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ना, ये दृढ़ कास्ट वाले होते हैं, मतलब कास्ट वाले होते हैं। तो ये हमारा 2nd हो गया। और उसके बाद अब हमारा एक बचा ही है, शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा हो गया। तो ये हमारा जो होगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ध्यान से ताकि भूलें। शंकुधारी वन नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारा होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। तो हमने इसको, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। सहारा का रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। देखो हमने इसको उसके बाद उसमें भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है क्लास 6 के। सहारा का रेगिस्तान जो था ना, एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और हमने इसको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, पशु तथा बकरियों से पता चलता है। देखो ये दोनों सही है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि मतलब सहारा एक हरा भरा मैदान था? क्योंकि सहारा की गुफाओं में जो प्राप्त हुआ है नदी, मगर का चित्र, हाथी का, शेर, इनफैक्ट मछलियों का भी चित्र मिला है वहाँ पे। तो मछलियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। तो फिर ये दोनों सही है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। इसको हम लोग देखते हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि नदियां, मगरमच्छ पाए जाते थे यहाँ पे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पेड़, पशु, बकरियां सामान जानवर थे। परंतु यहाँ जलवायु के परिवर्तन ने इसे बहुत ज्यादा गर्म एवं शुष्क में बदल दिया। तो ये दोनों कथन सही थे। अभी हमें डॉल्फिन के बारे में बताना। डॉल्फिन के बारे में कथन ए बी
सी दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो हमें देखो, डॉल्फिन जो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ये एकदम सही बात है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में डॉल्फिन हमारी पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। हाँ, डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ना वो बिहार राज्य में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है। देखो ये सब सही है, लेकिन अगर अभी मतलब क्वेश्चन पूछने लगे डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए बी सी तीनों सही है। डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी अपवाह तंत्र जिसमें भारत नेपाल और बांग्लादेश शामिल है पाई जाती है। बिहार के भागलपुर जिला में, देखो बिहार का जो भागलपुर जिला है उसमें विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह स्तनधारी, ये भी याद रखना, ये स्तनधारी जंतु है। डॉल्फिन गंगा नदी की शुद्धता को भी प्रकट करता है कि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। देखो ये शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकते हैं, अब पहली बात तो आप ये जान लें। लेकिन अभी जो गंगा नदी है और सारी नदियां ना इस तरह से मतलब कि दूषित हो रही हैं कि अब ये डॉल्फिन की जो वो है धीरे धीरे घटती जा रही है संख्या। तो ये तीनों सही थे, आप लोग इससे याद रखिएगा। बायोगैस, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? तो बायोगैस आपको याद रखना है, बायोगैस जो है ना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसको भूलना नहीं। देखो कैसे याद करना है बायोगैस का, एम और कार्बन से सी, एम सी याद कर लीजिएगा, मतलब इस तरह से याद कर लीजिएगा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो था है इसका मिश्रण है। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण, इसके प्रमुख घटक मीथेन 55 से 75% है। देखो 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि भी हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए। देखो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, मूल्यवान होते हैं लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं होता है, याद रखिएगा। ये तो गलत हो गया। जिस ऑप्शन में आपको ए दिखे उसे हम फटाक फटाक से काट देंगे। देखो ए गलत है परंतु बी सही है। देखो फटाक पहले तो ए गलत है, जहाँ पे वो ठीक लग रहा है ए सही है, ये तो हमारा फटाक से कट गया डी ऑप्शन। ये ए बी दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ए और बी दोनों सही है, देखो ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा तीनों कट गया फटाक से यार। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो देखो पहले दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी सही है। ए गलत है परंतु बी सही है। ये सब याद रखिएगा। आप देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने से ही। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ए गलत है और बी हमारा सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। मतलब कि ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उस कहाँ से हमें मिलता है? जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी नहीं, ये देखो ये इससे नहीं। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल नहीं, ये सब तो मतलब हम दोबारा इसका परंपरागत ऊर्जा मतलब यूज कर सकते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन इसका नहीं। अगर एक बार खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन खत्म हो गया ना, फिर हम इसको वापस नहीं ला सकते। लोग इसका इतना ज्यादा अपव्यय कर रहे हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों से परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। या फिर उदाहरण भी आप सोच सकते हो। देखो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनके वर्गीकरण का मिलान कीजिए। पहले तो ये विकास एवं प्रयोग का स्तर। देखो पहले तो आपको ये देखना है विकास का प्रयोग एवं स्तर वास्तविक और संभाव्य है। उद्गम जो है जय और अजय है। वितरण जो है सर्वव्यापक और स्थानिक। स्टॉक मतलब भंडार जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये जहाँ पे सीधे सीधे दिखे वही सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर से हम देख लेते हैं। विकास के स्तर का आधार पर संभाव्य और वास्तविक है। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर जय और अजय है। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक है। समाप्यता या भंडार मतलब नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य है। मतलब
अगला जो है देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी से, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़े होंगे। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ने का कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है। दूसरा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ बकरी, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। तो देखो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ए बी, ये दोनों सही है, और ए का सही कारण है बी। सॉरी, इसका सही कारण नहीं है, क्योंकि देखो घास वगैरह बढ़ने लगी ये तो सही है, लेकिन हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ बकरी, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये नहीं। तो ए और बी दोनों सही, किंतु ए का सही ये नहीं, क्योंकि भेड़ बकरियों के बढ़ने से थोड़ी ना घास वाले मैदान बनने लगे थे, घास वाले मैदान तो ऐसे बनने लगे थे। तो इसका राइट आंसर वही हुआ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पूरा स्थल के बारे में पूछा कौन सा सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, एकदम सही बात है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। जो पूरा स्थल की खोज करते हैं उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर होते ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, जमीन के नीचे भी तो चीज, ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ये समुद्र और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते, ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ सी, जहाँ पे मतलब ये सब कट गया सिर्फ ए सही है, तो जहाँ पे ए दिखे ऑप्शन सी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कहीं भी समुद्र, कभी नदी तल में भी पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? पत्थर की मुहर, एकदम सही। पीले रंग की नहीं भाई, वो लाल रंग का यूज करते थे, अपने वो चित्र बनाते थे, मटका जो था उनका। लोहे से बनी तकलीफें, हड़प्पा के लोग लोहे से कहाँ परिचित थे? वो सोने चांदी से परिचित थे, लेकिन इससे नहीं, सोने के बर्तन बनाते थे। हाँ, तो इसमें सिर्फ ए और डी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और डी। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर जो है शंख हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तो इन लोगों को जो मिले थे ना, वो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो चीज़ इन लोगों को मिले थे, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। और ये पत्थर की जो मुहर थी ना, आयताकार मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन बनाते थे, देखो काले रंग से बनाते थे। और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मतलब काले रंग के से बर्तन बनाते थे और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लेकिन ये लोग जो थे ना, वो लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा आप लोग, लोहे से एकदम नहीं परिचित थे ये लोग। तो इसका राइट आंसर जो था हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे, इन दोनों में महिला के कंकाल का अनुमान लगाते हैं। देखो हड्डियों की संरचना नहीं, देखो हड्डियों की संरचना नहीं, कंकालों के साथ मिले आभूषण। देखो कंकालों के साथ मिले आभूषण के साथ आप नहीं कह सकते कि ये महिलाओं, क्योंकि उस टाइम पे पुरुषों के साथ भी बहुत जगह पे मिले आभूषण, क्योंकि पुरुष जो होते थे ना, वो भी क्या करते थे, आभूषण को पहन लेते थे कंकालों के आधार पे। हाँ, ये कंकाल, क्योंकि जो मतलब कि महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है और पुरुषों की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, क्योंकि उनका जो मतलब कि बॉडी शेप होता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू पुरुष, क्योंकि वो बच्चों को जन्म वगैरह देती हैं। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका, देखो ये राइट आंसर है, हमें राइट आंसर इसका राइट आंसर हमें ढूंढना है। तो कंकालों के आधार पे नहीं हम कर सकते, कंकालों की जैसे हड्डी की संरचना, बोन के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हम बोन के स्ट्रक्चर से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा महिला का है, कौन सा पुरुष का है। तो यही सही है। जिसमें ऑप्शन ए नहीं, उसको कट कर देते हैं। ऑप्शन ए तो सब में है, आभूषण वाला तो नहीं, कंकाल के आधार पर भी नहीं, कंकाल तो पता ही नहीं चलता क्या है ना, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, इससे भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सिर्फ ए है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हड्डियों की संरचना के अकॉर्डिंग, क्योंकि महिलाओं की मैंने आपको बता दिया कैसा उनका हड्डी का संरचना से ही पता चलता है कि हम देखो कभी कभी जो होता है ना, महिला और पुरुष उनको नॉर्मल कैसे पहचानते हैं, उनकी बॉडी शेप से, पीछे से हम उनकी बॉडी शेप से ही पहचानते हैं, या फिर आगे से। तो हड्डियों की जो संरचना होती है ना, द बोन स्ट्रक्चर्स, उसी की वजह से पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लिखिए। प्रारंभिक काल मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें पूछ रहा है सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर महापाषाणों की निर्माण हुई थी। फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास। इनाम गांव याद रखिएगा, पूछता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। फिर चरक। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमको लगाना है चरक जो थे वो लगभग 2000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 36 से 2700 साल था।
महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। वेदों की रचना प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ ना, ए बी सी डी। हमें आरोही क्रम में लगाना था इसको। अगला क्वेश्चन है हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम में उल्टा लिखना है, मतलब ये अवरोही क्रम में लिखना है, सॉरी, इसको अवरोही क्रम में लगाना है, हमें अवरोही क्रम में लगाना है। अरिकामेडु पतन में वसना, देखो सबसे पहले यही हुआ था, ठीक है। उसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत, ये भी। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नीचे दी गई घटनाओं और आरोही क्रम इस प्रकार होगा। अरिकामेडु पतन में बसना 2200 से लेके 1900 साल पहले तक। संगम साहित्य की रचना शुरुआत जो हुई थी 2300 साल पहले। लोहे के प्रयोग से बढ़ोतरी 2500 वर्ष पहले। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। तो इस प्रकार सी डी ए बी इसका क्रम होगा आरोही क्रम में। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित कथनों में बताना है कौन सा सही है। हमें इसमें सही पूछ रहा है। अध्याय के अंत में देखो, हम किसी बच्चे को कोई बुक पढ़ाते हैं, फिर एंड द लास्ट हम क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं और क्या करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट कार वगैरह देते हैं करने के लिए, आप इसको करो। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इसमें हमें बताना है कौन सा गलत है। पहले सही बताना है, पहले गलत को हम कट कर देंगे तो हमें सही अपने आप मिल जाएगा। ऑप्शन ए है, ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दे पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, ये सही है। क्योंकि लास्ट में जब हम इसको बुक, मान लीजिए बुक हो गया हमारा, इसको ये कोई आदमी है उसकी कहानी बता रहे, इसको खत्म हो गया, तो उसके बाद में क्या गलत किया क्या सही किया, तो जो बच्चे हैं वो वाद विवाद भी तो करते हैं और अपने शब्दों में भी तो बताते हैं, तो ये तो सही है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार, हाँ ये भी सही है। ये अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणा की समझ विस्तृत कराना, ये नहीं सही है। देखो ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको सब सही लगेगा लेकिन उसमें एकदम सही ढूंढना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जहाँ पे ऑप्शन ए बी दिखे वही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है और ए बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के मुद्दों पे बोल रहा है, क्या मतलब सही है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है और ये लाइन सही है उनके लिए कि नहीं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया, हाँ सामाजिक और राजनीतिक पुस्तक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। देखो आप पढ़ेंगे तो भी आप समझ पाएंगे ना। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है, मतलब संस्था और प्रक्रिया जो है ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वो उसी तरह कार्यान्वित हो जैसे कि संविधान में से उनकी कल्पना की गई है, नहीं ये गलत है। अगला जो ऑप्शन है, लोगों और क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, तो देखो ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ए और सी आंसर होगा इसका राइट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर। देखो आप पढ़े होंगे तो बुक समझ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, मतलब ये अपने बच्चों को ले जाते हैं अंबेडकर जो है कोरेगांव। फिर उसके बाद से वो अपने शिक्षक जो है टीचर, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपको पता लगता है स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया होगा, वो पूछ रहे हैं। तो मतलब उनके ये पूछने का किस कौशल पे वो जोर दे रहे हैं, उनका कौन सा कौशल, कारण और प्रभाव नहीं, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना, ये भी नहीं, अनुभव की तुलना करना नहीं, परिस्थितियों का अनुमान लगाना। देखो परिस्थितियों का अनुमान लगाना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो किस परिस्थिति से कैसे गुजरे हैं और कैसे इतना आगे बढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम है। विभिन्न प्रकार के बाजारों से उससे जुड़े चित्रों को दिखाना, सबसे सही यही है भाई। देखो बच्चों को अगर आप चित्र दिखाओगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओगे, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, देखो हाँ ये ठीक है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ढूंढना है। पेडागोजी में यही होता है, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। पाठ्य पुस्तक पठन से वो कितना सीख लेंगे, अगर बच्चे वही चीज़ें देखेंगे चित्र में और हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्री से बहुत, एक साक्षात्कार नहीं, ये नहीं। लेकिन देखो ये सही यही है, लेकिन वो जो सीबीएसई था ना, उसने मतलब माना क्या था सही, इसको माना था एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, सही उसने यही माना था। लेकिन वो जो था उसने ये सही माना था सीबीएसई ने, तो आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही लगाना है। देखो ये यही है, मतलब यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए प्रदूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं के से चर्चा कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे बताएंगे। देखो ऑप्शन ये, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित। तो बिल्कुल मानवीय शुद्धता हमारे जो विचार होते हैं, विश्वास उसी से निर्धारित। हमें अगर भरोसा है कि हम ये कर लेंगे तो हम कर लेंगे, और हमने अगर अच्छा विचार रखा तो अच्छा विचार ही होगा। तो हमारा ये मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से ही निर्धारित होता है।
मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया नहीं भाई, ईश्वर देखो हमें बनाया है, बाकी शुद्धता तो हमें खुद रखना है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, नहीं देखो ये नहीं, जन्म से क्यों निर्धारित होती है? मानवीय शुद्धता जो हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, नहीं ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये कविता किसने लिखा था आप ये भी याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछ लेगा। ये कविता महाराष्ट्र की कवित्री शोयराबाई द्वारा लिखी गई। इस कविता में शोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए क्या, प्रत्येक मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर से ज्यादा दूसरे के शरीर से कम शुद्ध बना सकती। जाति व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा, लोगों के स्थान, कार्यों, ज्ञान आदि से वंचित रखने या छुआछूत का भाव कम कर मतलब काम के स्वरूप को पैदा करना होता है। मतलब छुआछूत हो गया या फिर जाति वगैरह हो गया ना, उस अकॉर्डिंग से हमें लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत उनका उच्च कुल में पैदा हुए इसके लिए भी नहीं करना चाहिए। यह हमारे भीतर अपने विचार, अपनी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा। अतः एक शिक्षक के तौर पर प्रस्तुत कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा करेंगे कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन ये हमारा सही था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या तथा उच्च प्राथमिक केंद्र के स्तर पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब देखो सामाजिक विज्ञान हो गया हमारा, और पाठ्यचर्या ये प्राथमिक स्तर पर केंद्रित किस तरह से होना चाहिए? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ, अपने क्षेत्र राज्य देश अपने क्षेत्र राज्य देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें हमें बताना है। तो देखो ये तीनों सही हैं, तीनों जो थे ना ऑप्शन सही है। पृथ्वी को जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य देश पर अध्ययन करना, भारत में अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना, तो ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ, ए बी सी। देखो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या, देखो सामाजिक विज्ञान में हमारा ज्योग्राफी होता है, मतलब भूगोल भी होता है, राजनीति भी होता है, इतिहास भी होता है। तो मानव जाति और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथ्वी की अवधारणा का विकास करना, वैश्विक संदर्भ पर अपने क्षेत्र, प्रदेश, देश का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को केंद्रित करना। तभी तो हम मैप वगैरह पढ़ते हैं। विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थी को भारत के अतीत अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों और सक्रियता, राष्ट्र की प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को प्रस्तुत कर रहा है? एक शिक्षक जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? परिक्रमण, देखो हाँ परिक्रमण को कर रहा है, दिन रात को भी कर रहा है, और ये वर्षा का वितरण, ये मौसमी परिवर्तन भी कर रहा है, लेकिन वर्षा का वितरण थोड़ी कर रहा है। इसमें वर्षा के बारे में तो बात ही नहीं की, क्योंकि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का बात हो रहा है। तो परिक्रमण और दिन रात और मौसमी परिवर्तन, तो उसमें गलत पूछा है, तो गलत का आंसर जो होगा वर्षा का वितरण। पहले जहाँ ऑप्शन डी होगा खटाखट काट दें, ये कट गया, बी कट गया हमारा, और ये डी कट गया, तो सी तो बचा, ए बी सी बचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक, मतलब हम कोई टीचर हो गए और लोहा बनाने वाली फैक्ट्री के विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ आप इसका अंतर संबंध स्थापित। देखो यार ये सीधे देखो बुक से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा बुक है, कैसा चैप्टर है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारी पृथ्वी के अंदर, देखो ये तो एकदम डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया है, मतलब बुक के बारे में ही पूछ लिया है। तो इसमें हमें क्या लगाना है? देखो पहले खनिज संसाधन जो हमारी पुस्तक थी ये तो सही है हमारा, हाँ ये तो सही है। उद्योग ये भी हमारा, ऊर्जा संसाधन नहीं, हमारे पृथ्वी के अंदर जो है हमारी बुक है। अब देखो इतिहास के लोहा बनाने वाली फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक के तौर पर भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय खनिज संसाधन, उद्योग और हमारी पृथ्वी के अंदर जो है अंतर संबंध स्थापित कर सकते, जिससे विद्यार्थी सभी प्रक्रियाओं की संपूर्ण समझ विकसित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार का विषय परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या? वनों के बारे में विभिन्न प्रकार के वनों के पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। जहाँ पे आपको दिखे ना आंख मूंद किसको सही करना है यार। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में बांटना। नहीं भाई वन कितने, वनों में जो होते ना जंगली जानवर भी होते, तो हम बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकते। विद्यालय के समीप वन में तो हम ले नहीं जा सकते हैं। क्षेत्र में पाए जाने वालों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना, लेकिन डॉक्यूमेंट्री से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। उनको आराम से शेर वगैरह के चित्र दिखाओ, और शेर वगैरह के चित्र दिखाओ, और फिर ये दिखाओ कि ये मतलब जैसे गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वो यहाँ रहते हैं, तो उनको फटाक से याद हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। लेकिन आप उनको जैसे नॉर्मल पढ़ा दो तो वो नहीं कर पाएंगे, और वन में ले जाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। देखो उन्हें अगर भूकंप की चर्चा करने
जैसे हम भूकंप आया उसके बारे में चर्चा करें तो हमें क्या बताएंगे उनको कि भूकंप अभी आया था, ऐसा हुआ, वर्षा हुआ? नहीं, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि हमें भूकंप से कैसे बचना चाहिए जब आएगा। हाल ही भूकंपीय घटना पर चर्चा कराना है, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन है, भूकंप के प्रकार नहीं, हमें ये उन्हें बताना है, भूकंप के दौरान बरतनी जाने वाली सावधानियां बताना है ताकि बच्चे उससे दूर रहें और उन्हें मतलब कि समझ हो इस तरह से। अगला है तवाबाद। तवाबाद क्षेत्र स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन सा अधिकार के लिए संगठित हुए? तवाबाद जो है मध्य प्रदेश में था और ये लोग क्या करते थे, मछली वगैरह मतलब वो करते थे, मतलब पालते थे। उद्यान कृषि का आधार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का, जैसा मैंने आपको बता दिया, मछली पकड़ने का अधिकार। तवाबाद क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े मछली पकड़ने का अधिकार के लिए संगठित हुए। 1994 में सरकार ने तवाबाद के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया, बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। गांव के लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ नामक संगठन का निर्माण किया। 1996 में उन्हें पुनः मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच से निकली तवा नदी पर बना हुआ है, बांध है ये। कहाँ पे है तवा बांध? जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से जो निकली है नदी तवा नदी, उसी पर बना है ये बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उच्चतम प्रतीक है? मतलब विविधता का मतलब ये है, देखो भारत विविधताओं का मतलब देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है। बिल्कुल, देखो विशिष्टता को हम स्वीकार करते हैं, मतलब कि इट एक्सेप्ट डिफरेंस एमंग पीपल, मतलब कि अलग अलग जाति धर्म सब चीज जो करते हैं हम उनको अपनाते हैं कि नहीं। यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, ये तो गलत भाई। ये लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है, ये तुम्हें राइट आंसर ढूंढना है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? इसमें पूछा है कौन सा गलत है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है ना, भारत में सरकार को लोग प्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बिल्कुल, देखो हम लोग चुनते हैं उनको, उसके बाद से जैसे अब यहाँ मंत्री परिषद हो गया और फिर उनके यहाँ से जाके फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये सही है। भारत में पहला चुनाव 1950 में हुआ, बिल्कुल नहीं, यही गलत है, हमसे गलत पूछा है यार, तो गलत का यही। भारत में पहला चुनाव 1951 से लेके, याद रखिएगा, 1952 के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर मतलब यही ऑप्शन बी। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। हाँ, मतलब देखो भारत जनता का एक छोटा हिस्सा जो था ना, जब ब्रिटेन हमारे देश पर राज कर रहा था, तो क्या कहते हैं, तब भी एक छोटा हिस्सा वो कर सकता था मतदान। तो ये भी सही, इसमें गलत पूछा था ना, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी सही है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, क्योंकि गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ये तो सबको पता है, 5 वर्षों के लिए। मतलब हमारे जो गाँव में प्रधान वगैरह होते हैं तो उन्हें हम 5 ही वर्ष के लिए तो चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पुलिस थाना जो है ना उसके प्रभारी, देखो इसमें चौकी नहीं पूछ रहा है, पुलिस थाने के बारे में पूछ रहा है। जो थाना होता है, जैसे एक एरिया में एक तहसील हो गया, तहसील में एक ही थाना होता है, तो तहसील के बारे में पूछता है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें SHO जो होता है, SHO जो होता है ना, वही स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब यही हेड होता है, स्टेशन हाउस अफसर या फिर ऑफिसर जो भी कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन निम्नलिखित में क्या मुहैया कराया था? देखो इसमें पहले मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, इसने ये कराया ना कि जो माता पिता का संपत्ति होगा उसमें जो बेटियां होंगी उनको भी मिलेगा। हिंदू समुदाय का विवाह विशिष्ट कानून का अधिकार नहीं। देखो ये क्या ले आया था, तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी, सुरक्षा का अधिकार, और अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, ये नहीं। इसमें जो देखा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का, देखो चाहे पति का हिस्सा हो चाहे फिर अपने फादर का हिस्सा हो, पुरुष महिला दोनों बराबर है, बराबर मतलब ये पुरुष भी को 10 मिलेगा तो महिलाओं को भी 10 ही मिलेगा, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को ही माना जाता है। भारतीय संविधान का व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका। वो चेक करता है कि क्या गलत है क्या गलत है, मतलब क्या सही है, न्यायपालिका का यही काम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी, दलित, एकदम सही। देखो केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक एवं नहीं, देखो किसके लिए किया गया था? आदिवासी और दलित के लिए किया गया था, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी नहीं।
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। एससी एवं एसटी एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, 1989 ने संसद ने वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद जनवरी 1990 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जो है लागू किया गया था उस टाइम पे। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको संघवाद ही तो कहेंगे, उसको फेडरल गवर्नमेंट ही तो कहते हैं। अगर मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है। तो संघवाद की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं यार एक बारी। संघवाद की विशेषता जो है ना, ये सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। विभिन्न तरीकों की सरकारों एक के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप वर्णित, तो इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व प्राधिकरण की गारंटी व सुरक्षा देता है। अगला हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऐसी कौन सी नीति है जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम महानता, हाँ ये दोनों, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। देखो दलित लोगों को इसलिए मतलब आरक्षण दिया गया क्योंकि वो लोग, भारत जो है ना समानता का देश है भाई। हमारे यहाँ तो समानता का अधिकार, तो सब समान हो जाए ताकि वो भी पढ़ लिख के और बराबर में हो जाए। और न्यूनतम मेहनताना का कानून पारित करना, मतलब आप किसी से मेहनताना करा रहे हो ना तो उसको पैसे देना है आपको। ये सामाजिक न्याय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली की वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए? मतलब एक शिक्षक को क्या केंद्रित, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? ये थोड़ी, इसमें हम कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं कि हमें क्या महत्ता देनी चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए, वो पूछ रहा है। कैसी यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? तो ये मतलब ये सही है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पे केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं की क्रियात्मक क्षमता विकसित नहीं। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में कैसा घटित हुआ यह याद रखना नहीं। इसका राइट आंसर यही है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक, मतलब जोड़ के देखो बता रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। इतिहास शिक्षण के समान उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि देखो पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको हमको अच्छे से करना है। छात्रों को इस प्रकार शिक्षित करना कि वह प्रजातांत्रिक समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके। छात्रों में सहिष्णुता, सहयोग, समझ, त्याग और मानवता के लिए सहानुभूति भी विकसित हो सके। छात्रों को उनके पर्यावरण में उनकी कुशलताओं एवं क्षमताओं के अनुसार उनके जीवन को समृद्ध और विकसित बना सके। छात्रों में रचनात्मक तर्क शक्ति और आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास हो सके। छात्रों में भविष्य के सामाजिक संदर्भ में मानव और उसकी समस्या का भली भांति अनुमान लगाने की रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास हो सके। तो ये इतिहास शिक्षण का जो है वो सामान्य उद्देश्य, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यार, क्योंकि याद कर लेना ताकि भूलो नहीं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य है? देखो करंट अफेयर्स जो हमारे होते हैं उसको लाने का क्या उद्देश्य है? हमारे मतलब देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ाना। देखो ये तो एकदम सही बात है। और विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल जो है उसको विकसित करना, ये भी सही है। सनसनीखेज पर खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति नहीं, ये नहीं है। विद्यालय परिषद के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना, ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर ए हो गया, बी हो गया, डी। जहाँ पे सी दिखे वहाँ कट कर देना, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी हुआ हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय किन उद्देश्यों का ध्यान देना चाहिए? मतलब क्या उद्देश्य? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, और थर्ड है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और हमारा ये जो है अगला डी, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो उसमें हमारा सी है। देखो ए भी हमारा और सी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है, समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। 55 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान को के शिक्षक को मतलब चाहिए कि क्या चाहिए? सामाजिक विज्ञान को जो शिक्षक है उनको समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करना है, तो क्या चाहिए? मतलब विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में मतलब चर्चा करना चाहिए, ये एकदम सही है। देखो ये एकदम देखो हमारा जो है वो सही है। अगर हम जैसे मान लो ये हमारा क्लास हो गया, तो हम अलग अलग धर्म, इस्लाम धर्म हो गया, जैन, बौद्ध और हिंदू, मतलब कि हमारा जो भी धर्म है हमारे धर्म के बारे में बताएंगे, तो ये तो सही है ना। तभी तो, और कौन सा फेस्टिवल कैसे, जैसे हम ईद कैसे मनाते हैं, हम दिवाली कैसे मनाते हैं, तो ये भी सही है।
केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना चाहिए जो अधिकांश अरे भाई ये तो गलत है ना। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, ये भी सही है। इसमें जहाँ ऑप्शन बी दिखे पहले कट कर दो, ये कट गया, तो हमारा ऑप्शन सी ही तो बचा, ऑप्शन सी हमारा राइट। आप देखो पहले क्वेश्चन कट करने का तरीका सीख लो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हम सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के आकलन आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, क्यों बल देना चाहिए ये पूछ रहा है। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने की माप नहीं यार, अपने अधिगम के विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। देखो ये एकदम सही है, अपनी दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग भारत का संविधान, सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो इसलिए इस द्वितीय स्रोत का उदाहरण हो गया। अब अवनींद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग जो उनका खुद का था, और ये जो इसलिए हो गया ना क्योंकि भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, कृषि विभाग अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं ये। और द्वितीय स्रोत कहते हैं कि जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित संसाधन स्रोत जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रशासन पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें द्वितीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा यही हो द्वितीय स्रोत। अगला मतलब द्वितीय स्रोत सेकेंडरी आप समझ लो, रिसोर्सेज। अगला है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। देखो इसमें रुकैया शेखावत हुसैन का कृत नहीं, ये स्वप्न नहीं, सतनार कृत मणि मेघलई ये भी नहीं, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष की तुलना नहीं, राम सुंदरी देवी कृत अमार अमार जीवन ये एकदम, क्योंकि इन्होंने ना जो किया था ये महिलाओं के लिए ऊपर ही पूरा था, पूरा संदर्भित था। अगला है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दे से जुड़े परिप्रेक्ष्य को विकास करना चाहिए। मतलब भूगोल शिक्षण को किन मुद्दे से जुड़े मतलब कि परिप्रेक्ष्य हो गया उसका विकास करना है। संसाधन और संरक्षण, विकास और संसाधन विविधता में एकता में जुड़ी चुनौती है, मानव विकास। तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, देखो संसाधन संरक्षण ये सही है, विकास ये विविधता में, ये तो हमारा वो उसका हो गया ना यार, मतलब सिविक्स सॉरी पॉलिटिकल साइंस का हो गया, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी भी सही है, तो इसमें हमें जहाँ पे सी दिखे उसको कट कर देना है, कट कट कट। और हमें तो पहले सबसे पहले क्या करना है यार, सी जहाँ पे दिखा वो हमने कट कर दिया, और हमें इसमें सही पूछना है, सिर्फ ए और बी ही तो सही है, मानव विकास थोड़ी है, मानव विकास भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ हमारा यही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट है, मानव विकास थोड़ी इसमें बताया जाएगा भूगोल में कि मानव का विकास कैसे हुआ, ऐसे ऐसे कैसे, भूगोल से थोड़ी, भूगोल में तो हमें पूरा भूगोल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में। अगला है हमारा लास्ट 60 क्वेश्चन। अब प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा, और चैनल को शेयर जरूर से करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक सक्रिय समाज विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए निर्भर करना नहीं, यहाँ सिर्फ सुनना और जो बताया गया बस उसी पे नहीं। चुनौती पोर्ट प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ये तो सही। चर्चाओं को न्यूनतम रखना नहीं। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना नहीं, पाठ्य पुस्तक के पठन पे नहीं, बच्चों पे केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला हम 2021 और 2022 का करेंगे, मतलब हम 10 पेपर से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, आप लोग वीडियो को जरूर से देखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो कर देना। थैंक यू।